हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव क्लासेस। जैसा कि सुनने में आया है कि क्लास 9 बोर्ड के एग्जाम डेट जो है वो शेड्यूल्ड हो चुके हैं। सभी बहुत ही टेंशन में हैं कि कैसे एग्जाम की तैयारी करें, क्या करें कि बहुत ही जल्दी हमारी तैयारी हो जाए। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 के कंप्लीट इंग्लिश के सॉल्यूशन को, 40 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, जिसको यदि आप एक बार देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें ताकि आप एग्जाम में उन 40 क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली बना सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम लोग 40 क्वेश्चन को ट्रिक के बेस पर सॉल्व करें और बहुत ही आसानी से हम इसे बना सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि यहाँ पे लिखा है कि अनसीन पैसेज कितने मार्क्स के आते हैं? तो 5 मार्क्स के। जब आप अनसीन पैसेज को बनाओ ना तो मेरी एक छोटे से ट्रिक याद रखना। वो ट्रिक ये है कि पैसेज को बनाने से पहले कंप्लीट एक बार पूरे पैसेज को पढ़ जाना। यदि आप पैसेज को कंप्लीट पढ़ जाते हो तो इससे फायदा ये होगा कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपको याद आएगा वो सारा वर्ड जो आप पैसेज में पढ़ रखे हैं, जिसके बेस पर आपका पैसेज का क्वेश्चन चुटकियों में जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कि पैसेज में क्या लिखा है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, the Olympic Games are held once every 4 years. Athletes come from all countries and take part in the game. आगे लिखा है, many kinds of games, races and competition are now a part of the Olympics. We in India are proud of our hockey. We were the Olympics champions in hockey till 1960। कोई भी जो डेट मिले या नंबर फॉर्म में हमें जो लेटर मिले उसे हम लोगों को अंडरलाइन कर लेना है, मार्क्स कर लेना है, ताकि आगे क्वेश्चन में यदि वो चीज मिले तो आसानी से उसे सॉल्व किया जा सके। आगे लिखा है, we lost the championship in Rome in 1960 but we won it back in Tokyo in 1964. We have lost it again to Pakistan. Indians and Pakistanis are among the best hockey players in the world. They are more skillful than all others. The Olympics victories of our players have brought honor to the nation. अब पैसेज को 2 मिनट लगा है पूरे कंप्लीट रीड करने में, तो 2 मिनट देकर आप भी एग्जाम में पैसेज को कंप्लीट रीड कर जाओगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है, एथलीट्स हु टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स कम फ्रॉम। अब इस क्वेश्चन को हम पैसेज में ढूंढ लेते हैं कि कहाँ लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एथलीट्स हु टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स, तो देखते हैं यहाँ पे लिखा कहाँ है। तो हम सेकेंड लाइन में देख रहे हैं, लिखा है एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन द गेम। यानी ऑप्शन हमारे क्या होना चाहिए? ऑल कंट्रीज करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? फ्यू कंट्री, ये नहीं हो सकता। क्या लिखा है? ऑल कंट्री, सेकंड में ही लिखा है तो ऑल कंट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, ओलंपिक्स गेम आर हेल्ड। ओलंपिक गेम्स जो है वो होता है। अब इसे हम लोग यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन में ही लिखा था, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस एवरी 4 ईयर। यानी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एवरी 4 ईयर। देखते हैं क्या है ऑप्शन में। वंस अ ईयर नहीं हो सकता, वंस एवरी 4 ईयर, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर है, वंस एवरी 4 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द बेस्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड आर। यानी कि बेस्ट हॉकी प्लेयर वर्ल्ड में कौन है? तो यहाँ पे हम लोगों को लास्ट में मिला था कि क्या इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर अमॉन्ग द बेस्ट हॉकी प्लेयर। यानी इंडिया एंड पाकिस्तान दो नेम जो है वो आया है, उसे हम लोग यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो रोमन, इसके बारे में तो पैसेज में बात ही नहीं हुआ है, ये कट जाएगा। अब पाकिस्तानीज और इंडियन अलग अलग दिया है, बट आगे देख रहे हैं कि दोनों ऑप्शन को कंबाइन करके बी एंड सी दे रखा है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी। आगे, दे आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी बिकॉज दे आर मोर। यानी कि वे लोग जो है वो बेस्ट प्लेयर है हॉकी में क्योंकि उनके पास क्या अधिक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ रखा है, दे आर मोर स्किलफुल, यानी कि वो क्या है? बहुत ज्यादा स्किलफुल है। यानी वर्ड भी आंसर का क्या होना चाहिए? स्किलफुल होना चाहिए, जो कि फर्स्ट में ही लिखा है, यानी स्किलफुल जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन कंट्री। कंट्री का मतलब जो है वो क्या होता है? पैसेज में जो दे रखा है। तो अब इसे पूरे पैसेज में आप ढूंढने नहीं जाओगे, क्योंकि जब ढूंढने जाओगे तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे? तो इसको करेंगे
हम ऑप्शन के बेस पर। ऑप्शन के बेस पर कैसे करेंगे? तो स्टेट, स्टेट का तो मतलब ही नहीं होता कंट्री। आगे नेशन, हाँ नेशन का मतलब हो सकता है कंट्री, लेकिन आगे भी ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे प्लेस, प्लेस तो जगह का होता है इंग्लिश, यानी कि ये भी नहीं होगा। कैपिटल, कैपिटल तो राजधानी हो जाता है, यहाँ तो देश का बात कर रहा है, यानी जब देश का बात कर रहा है तो नेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत हार्डली आपको 5 to 6 मिनट लगेंगे ये पूरे पैसेज को सॉल्व करने में। तो आप सबसे पहले एक बार पैसेज को पढ़ जाओगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ोगे तो अपने आप आपको इसका सारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। अब आते हैं सेट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। अब जब आप दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आओगे तो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे भी मिल जाएगा आपको एक पैसेज। पैसेज को देखकर घबराना नहीं है। जनरली क्या होता है कि हम जब पैसेज को देखते हैं तो बहुत ज्यादा हम पैनिक हो जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर लेते हैं। पैसेज को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ जाना है, 2 मिनट का टाइम देकर। इस पैसेज को भी पढ़ते हैं और इसके बेस पर वो क्वेश्चन बनाते हैं। लिखा क्या है? सोयाबीन आर सीड्स ऑफ द सोयाबीन प्लांट एंड दे बिलोंग टू अ लेग्यूम फैमिली. Soybean grow in a variety of soils and climatic conditions. Soybeans are used in various forms. Beans sprout and a variety of food item and is used in making candles and biodiesel. Soybeans are low in cholesterol and fat but rich in protein, vitamins, minerals and fibers. Soybean can lower LDL level and reduce the risk of coronary heart disease. Soya milk, lactose free, is available as flavored milk and can be drunk by those allergic to milk. अब ये पैसेज पढ़ने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको पैसेज का हिंदी करना आता हो और उसी के बेस पर आप क्वेश्चन बनाओ। नहीं, आपको सिर्फ वर्ड देखना है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब सब्जेक्टिव लिखना होता है तब हमारे पास पैसेज का हिंदी होना जरूरी है। अदरवाइज यदि ऑब्जेक्टिव बनाना है तो सिर्फ पैसेज को रीड करना जरूरी है। पैसेज को रीड करने के बाद यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। टू विच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग? सोयाबीन किस फैमिली से बिलोंग करता है? हमने यहाँ पे फर्स्ट 3 ही लाइन में पढ़ रखा है कि दे बिलोंग टू अ लेग्यूम फैमिली, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेग्यूम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हिच स्टेटमेंट प्रूव्ड दैट सोयाबीन इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ? सोयाबीन जो है वो बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए। इसको कैसे करेंगे? तो फिर से पैसेज को पढ़ने का जरूरत नहीं है, हमारे माइंड में क्लियर है कि हमने पढ़ा है कि इट कैन लोअर एलडीएल लेवल, हैज लो कोलेस्ट्रॉल, इट इज लैक्टोज फ्री। अब यानी कि ये तीनों चीज हमने पढ़ रखा है, यानी ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन? सोयाबीन में क्या अवेलेबल नहीं होता? आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि सोयाबीन आर लो इन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में वो कम होता है, एंड फैट बट रिच इन प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, लेकिन उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स जब उसमें होता है, यानी क्या नहीं होता उसमें? हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जिसको टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि इसमें से कौन सी चीजें हैं जो उसमें एलर्जिक का काम करती है, लोगों के लिए एलर्जिक का काम करती है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि उसमें क्या होता है, तो उसमें लैक्टोज फ्री होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, तो एलर्जिक फ्री होता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से कौन सा चीज है जो एलर्जिक का काम करता है? तो लैक्टोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन मिनिमाइज? अब यहाँ पे पूरे पैसेज को पढ़ने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं कि मिनिमाइज का मतलब क्या दिया है पैसेज में। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में कि उसका मतलब कहाँ से निकल रहा है। जैसे ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, तो ये हो नहीं सकता बिकॉज ये उसका एंटीनॉम्स है। रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स होता है कम करना, हाँ ये हो सकता है, बट आगे भी देख लेते हैं। कंडीशन, कंडीशन भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट दिखा है फ्लेवर, फ्लेवर तो हम लोग कहते हैं स्वाद को, यानी उसको तो हम ले ही नहीं सकते, मतलब क्या बचा? रिड्यूस, रिड्यूस इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको 5 to 10 मिनट, 5 to 10 नहीं 5 to 7 मिनट लग सकता है पूरे पैसेज को रीड करके उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में। अब देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो वो लेटर है। अब लेटर में रटने की चीज तो है नहीं कि हम लेटर 2-4 रट के चले गए और एग्जाम में वो आ गया, नहीं, लेटर को समझ कर बनाना। और लेटर में वो सारे ग्रामर के रूल आ जाएंगे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होते हैं, जो टेंस के बेसिस पे बनते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगाकर लेटर को फील कर सकते हैं। तो क्या दिया है कि डियर रोहित, जब डियर लिखा है दैट मीन इससे पता चल गया कि ये लेटर जो है वो इनफॉर्मल है। डियर रोहित, I hope that you are doing well in
डैश स्टडी। अब इस डैश को फील करने के लिए यहाँ पे देखते हैं, अगर कहते हैं आवर तो आवर कैसे हो सकता है, हमारा स्टडी थोड़ी ना है वो। माई अगर कहे तो उसको उसके स्टडी के लिए एडवाइस दे रहे हैं, तो हम अपने स्टडी को थोड़ी ना फील कर सकते हैं। देयर भी यहाँ पे हो नहीं सकता, तो बचा क्या, वेल इन योर स्टडी, कि तुम जो है वो तुम्हारे स्टडी में अच्छे हो। यू हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग द टाइम द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस डैश, यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया कि यू हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस डैश टाइम। अब यहाँ पे ऑप्शन से देखें तो ये ऑफ मतलब बंद करना होता है, ये हो नहीं सकता। फॉर का हिंदी के लिए होता है, हो नहीं सकता। फ्रॉम का हिंदी से होता है, हो नहीं सकता। बचा क्या, ऑफ, यानी कि यहाँ पे क्या फील हो जाएगा कि स्टार्टेड इग्नोरिंग द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। इट डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन, ये किसी के लिए रुकता भी नहीं। एंड इट नेवर डैश बैक। अब यहाँ पे क्या है कि कम लगाए, कम्स लगाए, कम लगाए और कमिंग लगाए। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, तो कमिंग नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे वाज वर इज एम आर जैसा कोई वर्ड है नहीं। दूसरा आते हैं कैम पे, तो कैम भी नहीं यूज हो सकता बिकॉज ये लेटर जो है वो पास्ट का नहीं है, यानी कि ये भी रह गया। अब बचा कम्स और कम। अब कम्स और कम को लगाने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, इट। इट के अकॉर्डिंग लगेगा, तो इट के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, वर्ब 5 जाएगा, यानी कि कम्स हो जाएगा। इट नेवर कम्स बैक। इफ यू लॉस्ट इट टुडे, अगर तुम इसे एक बार आज जो है खो दोगे, यू कांट गेट इट अगेन। टाइम गिव ऑल अपॉर्चुनिटी टू दैट, यानी कि टाइम जो है वो देता है अपॉर्चुनिटी। तो मेड लेटर पास्ट का नहीं है, तो पास्ट का वर्ड नहीं होगा, पहले कट हो जाएगा। आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इजम आर वाज वर का कोई वर्ड नहीं है, यानी कि मैकिंग और मेटिंग भी जो है वो होगा नहीं। बचा क्या करेक्ट ऑप्शन, मैक, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक। नेक्स्ट दिया है इफ वन कांट यूज दैम, यदि इसे कोई यूज नहीं कर सकता, दे डैश बी मिस्ड फॉरएवर, तो उसे जो है वो हमेशा के लिए मिस कर देगा। लेटर का सेंस समझो कि क्या है कि वो हमेशा के लिए उसे मिस कर देगा। मिस कर देगा मतलब यानी कि फ्यूचर में आ गया। फ्यूचर में आ गया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दे के साथ क्या यूज हो जाएगा, तो दे के साथ यूज हो जाएगा विल, और यहाँ पे फील हो जाएगा they will be missed forever। और इस तरह से थोड़ा सा यदि आप हिंदी में इस लेटर को कन्वर्ट कर दोगे तो बड़े ही आसानी से ये लेटर फील हो जाएगा। और इस तरह से ट्रिकली आप ऑप्शन के साथ यदि लेटर को पढ़ते जाओगे तो वो एक्यूरेट करेक्ट उतर कर आएगा और वो आपका करेक्ट भी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है ग्रामर। ग्रामर से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 10 क्वेश्चन बड़े ही इजी वे में, यदि आपको थोड़ी बहुत भी ग्रामर आती है तो आप बना लोगे बस ट्रिक के बेस पर। तो देखते हैं कि वो कैसे बन सकता है। जैसे पहले क्वेश्चन लिखा है ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ। ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ, तो ऑलवेज डिनोट कर रहा है कि ये V1 या V5 को लेगा, यानी सिंपल प्रेजेंट का है। तो सिंपल प्रेजेंट का है यानी स्पीकिंग और स्पोकन, ये दोनों पहले चला गया। अब स्पीक और स्पीक्स पे देखते हैं तो यहाँ पे ही लगा है, ही के साथ हम लोग V5 यूज करते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीक्स। नेक्स्ट है सी डैश फॉर मी एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock। तो आज सिंस बता रहा है कि या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में कोई ना कोई वर्ड जो है वो पास्ट परफेक्ट का दे रखेगा। तो यहाँ पर वेटिंग तो हो नहीं सकता, हैज वेटिंग तो होता ही नहीं क्योंकि हैज के साथ वर्ड थर्ड यूज होता है। अब बता हैज बीन वेटिंग और इज वेटिंग, तो इज वेटिंग को भी नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पर सिंस लगा है। तो अब क्या यूज कर सकते हैं, हैज बीन वेटिंग। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स डैश और डर्टी गेम। अब ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन। आपको सबसे पहले तो बस ये छोटा सा चीज माइंड में रखना है कि क्वेश्चन जो दिया गया वो किस टॉपिक से है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स डैश और डर्टी गेम, ये क्या है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ रखा है कि पॉलिटिक्स हो गया या न्यूज हो गया, ये अपने आप में क्या होता है, तो सिमिलर होता है, यानी कि इसके साथ हम लोग क्या यूज कर लेंगे, पॉलिटिक्स एज और डर्टी गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रीता इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन द स्कूल। सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया है, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, तो यहाँ पर स्लो एंड स्टडी ये क्या है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। और जब दो वर्ड सेम मीनिंग दे एंड के साथ जुड़कर तो उसमें हम लोग सिमिलर काउंट करते हैं और सिमिलर काउंट करके हम लोग इसमें क्या ले लेंगे, विंस। आगे रीता इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन द स्कूल। रीता इज डैश टॉलेस्ट गर्ल, टॉलेस्ट क्या शो कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने पढ़ रखा है आर्टिकल के वीडियो में क्या कि द यूज होता है, यानी कि यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे,
रीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव मी डैश मिल्क। अब मिल्क काउंटेबल तो होता नहीं, काउंटेबल नहीं होता, यानी ए और एम ये दोनों कट गया। सब और वेरी को ले ले, तो वेरी जो है वो एडजेक्टिव पे काउंट होता है, यानी कि वेरी भी यहाँ पे होगा नहीं, बिकॉज ये क्वेश्चन किसका है, तो डिटरमाइनर का है। डिटरमाइनर का है, यानी कि यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, सम। नेक्स्ट दिया है यू डैश टू स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ क्या है कि ये क्या है, तो एक जो है मॉरलिटी को शो करेगा। मॉरलिटी को शो करने का मतलब क्या है कि तुम्हें सच बोलना चाहिए, तो सच बोलना चाहिए। ये केस जो है वो मॉडल का है। अब मॉडल के केस में हम क्या देख रहे हैं कि मस्ट को यूज करते हैं जहां पे बहुत ही नेसेसिटी सजेशन है। अब अगले को आप सच बोलने बोल रहे हैं तो वो सच बोलेगा कि नहीं, ये नेसेसिटी सजेशन में काउंट नहीं किया जा सकता। आपको हम यूज करते हैं मॉरलिटी के साथ। विल यूज होता है कोई बहुत ही ज्यादा विलिंगनेस का वर्ड हो तो, और कैन का यूज होता है पावर, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के साथ। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है मॉरलिटी को। मॉरलिटी कहने का मतलब है कि जब वर्ड इस सेंस पे जब क्वेश्चन आ जाए, तो देखो अगर यहाँ पर शुड होता ना तो शुड को यूज कर लेते, अगर आप नहीं होता और शुड होता तो शुड को यूज कर लेते। बट इस सेंटेंस में क्या किया कि मस्ट दे रखा है, विल दे रखा है, कैन दे रखा है और आप दे रखा है, तो मस्ट को नेसेसिटी सजेशन में लेते हैं तो वो हम ले नहीं सकते। नेक्स्ट विल है जो कि यूज होता है विलिंगनेस के लिए, तो ले नहीं सकते। पावर, एबिलिटी की बात सेंटेंस में हो नहीं रही है, तो बचा क्या हमारे पास, आप बचा, यानी कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है he dash complete his work। अब यहाँ पे देखो अगर हैज को लगाए तो हमें वर्ब थर्ड चाहिए जो कि दिया नहीं है। आगे हैड टू को देख ले तो ये पास्ट का सेंटेंस है नहीं, यानी कि दो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब बचा हैज टू और हैव टू। हैज टू और हैव टू के लिए हमें क्या देखना होगा, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, ही के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, तो हैज टू, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पैसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स अ लेटर। तो मैं पहले भी बताई थी, फिर बता रही हूँ कि वॉइस के क्वेश्चन में सबसे पहले क्लासिफाई कर लो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो हम सब्जेक्ट देख रहे हैं कि रानी है, वर्ब दिया है राइट्स और लेटर दिया है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे राइट्स क्या है, तो V5 को शो कर रहा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन है, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा लेटर इज रिटेन बाय रानी, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी सेड माय मदर इज कुकिंग फूड। अब यहाँ पे क्या है, तो हम देख रहे हैं कि इज कुकिंग लगा है। इज कुकिंग के साथ अगर हमें स्पीच बनाना हो तो सबसे पहले क्लासिफाई करना होगा कि इसमें क्या दे रखा है, तो सेड दे रखा है, यानी कि पास्ट का वर्ड दिया है, यानी यहाँ पे चेंज करना है, तो क्या होगा, शी सेड दैट। अब देखो माय किसमें आ जा रहा है, फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन के पॉजिटिव में आ जा रहा है, यानी कि ये सी को देखकर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हर मदर। अब इस जो है वो चेंज हो जाएगा वाज में, हर मदर वाज कुकिंग फूड, और इस तरह से ये बनकर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपकी बहुत ही आसान ढंग से थोड़े से ग्रामर के रूल को यदि याद रख ले तो बड़े ही इजी वे में हम ग्रामर के इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सेक्शन सी में कौन सा क्वेश्चन है। सेक्शन सी, सेक्शन सी क्या है, तो लिटरेचर है, यानी कि इस लिटरेचर में 2 इंग्लिश बुक के सारे स्टोरी और पोएम को कवर किए जाते हैं। तो इसको देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन करने के बाद एग्जाम में लिटरेचर का भी क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, हु बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, यानी कि किसने जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी जो है उसको बैन कर दिया था अपने राज्य में। तो ये जो है वो औरंगजेब थे, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में पुंगी को बंद किया गया था, क्योंकि पुंगी जो है वो बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड करता था, और उस अनप्लीजेंट साउंड को बाद में बनाया गया था प्लीजेंट साउंड में, जिसको नाम दिया गया था शहनाई का, यानी कि शहनाई को फिर वहां पे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट घोषित कर दिया गया था। तो उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। नेक्स्ट है एट व्हाट एज वाज एवलिन डिफरेंस फर्स्ट नोटिस्ड, कि किस एज में एवलिन ग्लेनी के डिफरेंस को पहली बार नोटिस किया गया था। तो इस स्टोरी में 3 एज जो है दिया गया है, तो आपको याद रखना है इसमें से 8 ईयर, कि 8 इयर्स के एज में एवलिन ग्लेनी के डिफरेंस को पहली बार नोटिस किया गया था। क्वेश्चन
ये भी आ सकता है कि एवलिन ग्लेनी के डीफनेस को पहली बार किसने नोटिस किया था। तो इस स्टोरी को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। नेक्स्ट है, व्हाट गिफ्ट डिड द ग्रैंडमदर सजेस्ट कीजिया टू गिव हर फादर ऑन हिज बर्थडे, यानी कि उसके बर्थडे पे, केजिया के पिता के बर्थडे पे कीजिया के द्वारा कौन सा गिफ्ट दिया जाएगा, इस बारे में ग्रैंडमदर ने क्या सजेशन दिया था कि उन्हें जो है वो एक पिंक कुशन देना चाहिए। नेक्स्ट, What things did अब्दुल कलाम यूज टू कलेक्ट, कि वो क्या चीजें हैं जिसको अब्दुल कलाम यूज किया करते थे कलेक्ट करने के लिए, तो वो था टैमरिंड सीड्स। नेक्स्ट है, विच रिवर फ्लोज थ्रू काठमांडू, कौन सी नदी जो है वो काठमांडू में बहा करती थी। तो इस स्टोरी में दो चीजों के बारे में बात की गई है। तो इस जगह पे दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि काठमांडू में कौन सा टेम्पल जो है वो हिंदू के लिए फेमस था, काठमांडू में कौन सी नदी बहती है, काठमांडू में किन दो टेम्पल्स के बीच जो है कंपैरिजन किया गया है। तो इस स्टोरी को भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा बागमती, क्योंकि काठमांडू के चैप्टर में एक रिवर के बारे में बात की गई है बागमती, और बागमती के ही तटीय क्षेत्रों में पशुपतिनाथ टेम्पल था जिसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। नेक्स्ट है, हु इज जेरार्ड बाय प्रोफेशन, कि जेरार्ड जो है वो प्रोफेशन से क्या था, तो वो एक प्ले राइट था, यानी कि वो जो है नाटक किया करता था और उस नाटक में उसे जो है वो एक दिया गया था नायक का रोल, और उसी चीज के बारे में इसको बताया गया। तो आपका काम है कि इसमें से जो जो स्टोरी आया है, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी से रिलेटेड स्टोरी है, एवलिन ग्लेनी का स्टोरी है, कीजिया का स्टोरी है, अब्दुल कलाम और ये काठमांडू स्टोरी है, इन सारे स्टोरी को अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि लिटरेचर में इन्हीं सारे स्टोरी से जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं इसके आगे पोएम का कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट। आते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी का पोएम का क्वेश्चन की कैसे देता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, व्हाट कुड नॉट द पोएट डू। सबसे पहले तो पोएम का क्वेश्चन बनाने से पहले माइंड में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि वो क्वेश्चन किस पोएम से लिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन है इसका, ट्रेवल ऑन फुट, ट्रेवल ऑन द बोथ इनटू रोड, यानी कि ये किस पोएम से लिया गया, रोड नॉट टेकन से। रोड नॉट टेकन का पोएम क्या कहता है, उस पोएम में दिया है कि राइटर के पास, पोएट के पास दो रास्ते हैं और उन दो रास्तों में उसे किसी एक रास्ते का चुनाव करना है। तो उसी के आधार पर यदि देखें तो सिर्फ इतनी सी चीजों को याद रखकर इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है कि व्हाट कुड नॉट द पोएट डू, पोएट ने जो है वो क्या नहीं किया। तो ट्रेवल ऑन फुट, वो तो पैर से चल ही रहा था, पैर से नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा। दूसरा है ट्रेवल ऑन बोथ इनटू रोड, अब एक आदमी क्या दोनों रोड पे चल सकता है क्या, नहीं चल सकता, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रेवल ऑन बोथ इनटू रोड। नेक्स्ट है, हु हैज रिटन द पोएम विंड। विंड के पोएम को जो है वो किसने लिखा था। तो मैं एक बात ये भी बता दूं कि पोएम के सारे राइटर, सारे पोएट के नेम को आपको लर्न होना चाहिए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो रोड नॉट टेकन और विंड है। ये दो पोएम के पोएट का नेम जो है वो जरूर से जरूर एग्जाम में पूछता है। तो ये दोनों पोएम के पोएट के नेम को आपको याद कर लेना चाहिए। यानी विंड के पोएम के पोएट कौन है, तो सुब्रमण्य भारती। नेक्स्ट है, हु कम्स इन द पोएट्स मेमोरी व्हेन इट्स रेड, कि जब बारिश हो रही थी तो पोएट्स के मेमोरी में, यादों में कौन आया। तो इस पोएम में था कि इस पोएम में उसकी माँ जो है वो उनकी यादों में आई थी। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ लैंड इज इनसेफ्रेट, यानी कि किस प्रकार का लैंड जो है वो इनसेफ्रेट था, इसको बताया गया है। तो यहाँ पर जो है आंसर होगा पीसफुल एंड लविंग। तो इस तरह से पोएम के क्वेश्चन को भी बड़े आसान ढंग से यदि थोड़ी थोड़ी सी भी याद है तो हम बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कि लिटरेचर में वो कौन सा पार्ट है जिसका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है, हु कुड वेव एंडलेस स्टोरी एंड एनेक्डोट। तो इसमें जो है दिया गया है प्रशांत, प्रंजाल, ईश्वरन और अब्दुल कलाम, और ये स्टोरी लिया गया है ईश्वरन द स्टोरी टेलर से, जिसमें ईश्वरन के बारे में बात किया गया और इसका करेक्ट आंसर जो है वो ईश्वरन होगा। अब इसे पहचानेंगे कैसे कि ये किस चैप्टर का है, तो मिला है स्टोरी। स्टोरी का कनेक्शन किससे है, ईश्वरन से, तो ईश्वरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ प्रशांत विलेजेस, यानी कि प्रशांत के विलेज का नाम क्या था। तो प्रशांत के गांव का नाम जो है वो कालीकूड़ा था, यानी कि इसमें आपको याद रखना है कालीकूड़ा आंसर के रूप में। जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम, अब ये जो स्टोरी है ये एक
ऐसे स्टोरी से लिया गया है जिसमें दो फ्रेंड्स होती है, जिसमें जॉन्सी जो है वो निमोनिया से बीमार हो जाती है और उसे लगता है कि अब वो मरने वाली है, यानी कि द लास्ट लीफ से जो है ये लिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो जॉन्सी किससे सफर कर रही थी, तो निमोनिया से सफर कर रही थी, यानी कि निमोनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यदि थोड़ा सा ट्रिक लगा ले और कुछ चीजों को अगर हम इंग्लिश में याद कर ले तो उन चीजों से ये 40 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में उन सारे 40 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और आसानी से सॉल्व किया, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बन पाएगा। यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एग्जाम को आसानी से जो है हैंडल करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो है सप्लीमेंट्री रीडर से। सप्लीमेंट्री रीडर से भी 5 क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी कुछ ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हमें लर्न होना चाहिए, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो पहला, द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विथ हिज, कि बच्चा जो है वो मेले में किसके साथ गया था। ये जो है इस बुक का सबसे फर्स्ट चैप्टर लॉस्ट चाइल्ड का है, जिसमें बताया गया है कि एक बच्चा जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है मेले में जाने के लिए, और जब वो मेले में जाता है तो गुम हो जाता है और गुम होने के बाद उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उसे कंप्लीट वो सारी चीजें दिलाने की कोशिश करता है जिसे बच्चा गुम होने से पहले चाह रहा होता है, लेकिन उसे वो चीजें नहीं मिलती है और वो जो है बहुत ही रोता है, वो अपने पेरेंट्स के लिए रोता है। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि बच्चा जो है किनके साथ मेले में गया था, तो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में गया था, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट सर्व एज अ थर्ड हैंड टू अ मंकी, ये किस चैप्टर से है, तो टोटो द एडवेंचर चैप्टर से है, जिसमें ग्रैंडफादर एक मंकी को लेकर आते हैं अपने घर पे, जो कि टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज में खरीद कर लाते हैं। वो मंकी, उसमें कुछ खास बातें थी, ये थी कि उसकी आंखें बहुत ही चमकदार थी, उसकी दांत जो है, टिप जो है वो मोती की तरह चमक रहे थे और उसका टेल जो है वो थर्ड हैंड का काम करता है। अब यहाँ पे स्टोरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट सर्व एज अ थर्ड हैंड टू अ मंकी, तो इसका आंसर हो जाएगा हिज टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कुड वेव एंडलेस स्टोरी एंड एनेक्डोट, तो इसमें जो है दिया गया है प्रशांत, प्रंजॉल, ईश्वरन और अब्दुल कलाम, और ये स्टोरी लिया गया है ईश्वरन द स्टोरी टेलर से, जिसमें ईश्वरन के बारे में बात किया गया और इसका करेक्ट आंसर जो है वो ईश्वरन होगा। अब इसे पहचानेंगे कैसे कि ये किस चैप्टर का है, तो मिला है स्टोरी, स्टोरी का कनेक्शन किससे है, ईश्वरन से, तो ईश्वरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ प्रशांत विलेजेस, यानी कि प्रशांत के विलेज का नाम क्या था, तो प्रशांत के गांव का नाम जो है वो कालीकूड़ा था, यानी कि इसमें आपको याद रखना है कालीकूड़ा आंसर के रूप में। जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम, अब ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे स्टोरी से लिया गया है जिसमें दो फ्रेंड्स होती है, जिसमें जॉन्सी जो है वो निमोनिया से बीमार हो जाती है और उसे लगता है कि अब वो मरने वाली है, यानी कि द लास्ट लीफ से जो है ये लिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो जॉन्सी किससे सफर कर रही थी, तो निमोनिया से सफर कर रही थी, यानी कि निमोनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यदि थोड़ा सा ट्रिक लगा ले और कुछ चीजों को अगर हम इंग्लिश में याद कर ले तो उन चीजों से ये 40 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में उन सारे 40 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और आसानी से सॉल्व किया, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बन पाएगा। यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एग्जाम को आसानी से जो है हैंडल करते रहे।